अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पिछला लेक्चर जो कि इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल फार्मेसी बुक में से था पसंद आया होगा। तो आज हम फार्मेसी टेक्निक सेकंड ईयर पार्ट 2 की बुक सोशल बिहेवियर स्टार्ट करेंगे। सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स, ये कंबाइंड पेपर होता है। सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स, इसके साथ कंप्यूटर और फार्माकोलॉजी शामिल होती है। तो सबसे पहले हम सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सोशल बिहेवियर होता क्या है। सोशल बिहेवियर होता है जो हम समाज में जो हम ज़िंदगी गुजारते हैं लोगों के साथ मिलकर, हमारी ज़िंदगी पर हमारे साथ रहने वाले लोगों का क्या इफेक्ट होता है, उसे सोशल बिहेवियर कहते हैं। सबसे पहले इसमें आता है बिहेवियरल साइंस की तारीफ। ये पढ़ते हैं, ये आगे बिहेवियरल साइंस की तारीफ। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इन कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। वो कहता है इंसान का जो रहने का तरीका होता है, बिहेवियर होता है, उसके बारे में मुताला करने को यूजिंग प्रिंसिपल, असूल जो होते हैं साइकोलॉजी के, सोशियोलॉजी के और एंथ्रोपोलॉजी के, हेल्थ और सेहत और बीमारी के मामले में इन तीनों चीज़ों के असूलों को अपनाते हुए इंसानी ज़िंदगी के मुताले को बिहेवियरल साइंस कहते हैं। तो ये 3 मेन कैटेगरीज होती हैं बिहेवियरल साइंसेस में, जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके के बारे में जो साइंस कहती है। इन तीनों तरीकों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला साइकोलॉजी। ये क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड पर्सनालिटी अलोंग विद द रोल प्लेड बाय देम इन मेंटेनिंग हेल्थ और काजिंग डिजीज। वो कहते हैं इंसानी दिमाग, ह्यूमन माइंड, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, इंसानी दिमाग का मुतालिया, एंड पर्सनालिटी और शख्सियत का, अलोंग विद द रोल प्लेड बाय देम, उन किरदारों के साथ जो कि वो मुआशरे में रहते हुए अदा करता है। मेंटेनिंग हेल्थ और काजिंग डिजीज़, अपनी सेहत को बरकरार रखने में या बीमारी की वजह बनने में। वो कहता है साइकोलॉजी इंसान के दिमाग का मुताला होता है, उसकी शख्सियत का मुताला होता है, जो कि वो इस समाज में रहते हुए सोशल लाइफ में रहते हुए जो रोल प्ले करता है, जो किरदार अदा करता है। इस मुराद अगर वो बुरे लोगों में रहेगा तो उसकी जो सोशल लाइफ होगी वो भी बुरी होगी, बुरे तरीके अपनाएगा। अगर वो अच्छे लोगों में ज़िंदगी गुजारेगा, अच्छे मुआशरे में ज़िंदगी गुजारेगा, तो उसकी ज़िंदगी गुजारने के जो रोल होंगे, किरदार होगा, वो भी अच्छा होगा। साइकोलॉजी यानी उसका माइंड अच्छा होगा। आगे सोशियोलॉजी, इट डील विद अंडरस्टैंडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी ऑन हेल्थ एंड डिजीज, इंक्लूड्स रोल और फैमिली, जेंडर इशूज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल पॉलिसीज। वो कह रहा है वो कह रहा है कि जो हमारे मुआशरे का, जो हमारी जो सोसाइटी होती है, उसका इन्फ्लुएंस, असर जो होता है हमारी सेहत पर या डिजीज़, कोई भी बीमारी पैदा करने में, हमारी जो सोसाइटी होती है, मुआशरा होता है, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, असर होता है, गालिब आ जाते हैं। एंड इंक्लूड रोल ऑफ फैमिली, जो हमारा ख़ानदानी मामलात हैं, वो भी बहुत असर रखते हैं हमारी सेहत मेंटेन करने में या बीमारी पैदा करने में। जेंडर इशू, जो मर्द होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। जेंडर इशू बेसिक मर्द और ख़वातीन के अपनी ज़ाती लाइफ के मसाइल होते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इंसान अमीर है या गरीब है, इसका भी बहुत सोशियोलॉजी, इंसान की सोशल लाइफ पर इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। सोशल पॉलिसीज़, और इनका भी बहुत ज़्यादा असर होता है। यानी इंसान जो मुआशरे में रहता है, जो उसके इर्द गिर्द की सोसाइटी होती है, उस पर बहुत ज़्यादा, उसकी सेहत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है और बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं। उसमें उसके ख़ानदान के मसाइल आ जाते हैं, उसके जेंडर इश्यूज़ आ जाते हैं, या उसकी जो होती है लाइफ, वो गरीब है या अमीर है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है वो आ जाता है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी आ गया। इट इज़ द स्टडी ऑफ फैक्ट ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में आता है, जो कि इंसान की पैदा होने वाली तहज़ीब होती है, उसको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं, पुरानी। उसका असर होता है जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से इलाके में रहता है, उसका भी बहुत असर होता है इंसान की ज़िंदगी पर। कल्चरल बैकग्राउंड, जो हमारा सकाफ़ती विरसा होता है, उसका इंसानी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। एंड रेशियल क्लासिफिकेशन इन मैटर्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, इंसान की सेहत और बीमारी के मामलात में ये जो चीज़ें होती हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, कल्चरल बैकग्राउंड, ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। उसके आगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है? बिहेवियरल साइंस एड्स टू द नॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड हेल्प्स इन प्रैक्टिसिंग होलिस्टिक
medicine because psychology tells about the mind of patient sociology and to illustrate the evolution of human spirit। वो कह रहा है जो बिहेवियरल साइंस होती है वो किसी भी फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं उनको फिजिशियन कहा जाता है, उनके इल्म में इजाफा करती है और उनकी प्रैक्टिस में मेडिसिन यानी जो प्रैक्टिस करते हैं जो मेडिसिन लोग देते हैं उसमें मदद करती है। साइकोलॉजी जो होती है वो इंसानी या मरीज़ के दिमाग के बारे में बताती है, जबकि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी वो ह्यूमन जो इंसानी ज़िंदगी के असरात के बारे में बताती है। आगे हमारा जो असल टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया है। ये बेसिक बातें थी लेकिन ये पेपर के हवाले से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो अब पढ़ेंगे सोशल बिहेवियर और प्रिंसिपल ऑफ सोशल बिहेवियर, ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल बिहेवियर इज़ बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सोसाइटी आर टेकिंग प्लेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़। सोशल बिहेवियर वो कह रहा है कि एक ही जैसे लोगों के दरमियान रहते हुए सोसाइटी की तरफ मुतवज्जा होना या लोगों के दरमियान अपनी जगह बनाना, ये सोशल बिहेवियर है। सोशल बिहेवियर से मुराद इंसान का माशरे में रहने का, रहन सहन का तरीका, लोगों के दरमियान अपने लोगों के दिलों में जगह बनाना, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, सोसाइटी की तरफ मुतवज्जा होना, ये सोशल बिहेवियर कहलाता है। आगे इसके प्रिंसिपल्स आ गए हैं। प्रिंसिपल बुनियादी असूल जो होते हैं सोशल बिहेवियर के, वो क्या हैं? सोशल बिहेवियर इज़ गोल ओरिएंटेड। वो कह रहे हैं सोशल बिहेवियर का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, यानी इंसानी ज़िंदगी का रहने का, समाज में अच्छा बनने का या बुरा बनने का कोई ना कोई मकसद होता है। सोशल बिहेवियर रिप्रेजेंट्स अ कंटिन्यूअल इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द सिचुएशन। वो कहता है जो सोशल बिहेवियर होता है वो इंसान और पैदा होने वाले हालात के दरमियान एक तल्लक बताता है। सोशल बिहेवियर जो एक तल्लक बनाता है, यानी इंसान माशरे में किस तरह की ज़िंदगी गुजारता है, किस तरह अपने हालात को मैनेज करता है, ये हमें उसका सोशल बिहेवियर लोगों के साथ रहन सहन जो होता है उसका जो तरीका होता है वो हमें उसके और वक्त के हालात के दरमियान जो तल्लक होता है वो बताता है। द गोल ऑफ आवर सोशल बिहेवियर फंक्शंस, हमारे समाजी रहने के तरीके का जो फंक्शन होता है, मकसद होता है, हमारा गोल उसके बारे में हमें बताता है। एट डिफरेंट लेवल्स, मुख्तलिफ मकामात पर, डे टू डे, दिन ब दिन, करंट, मौजूदा, लॉन्ग टर्म। वो कहते हैं जो हम रहते हुए हमारे माशरे में रहते हुए जो हम फंक्शन करते हैं, जो काम करते हैं, वो हमें जो हमारा होता है मकसद वो होता है ना सोशल बिहेवियर, वो हमें दिन ब दिन भी पता चल जाता है, या करंट जो मौजूदा होता है या जो एक अरसे से हम माशरे में रहते हुए अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, जो हमारा सोशल बिहेवियर है वो हमें बता देता है। पर्सन एंड सिचुएशन इन्फ्लुएंस वन अदर इन नंबर ऑफ वेज। वो कहता है बाज़ औक़ात इंसान और हालात जो होते हैं एक दूसरे पर गालिब आ जाते हैं बहुत से तरीकों से। बाज़ औक़ात हालात इंसान के बस में नहीं होते, बाज़ औक़ात इंसान हालात के ऊपर गालिब आ जाता है, इंसान हालात पर काबू पा लेता है। बाज़ औक़ात कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं माशरे में ज़िंदगी गुज़ारते हुए कि इंसान को हालात के आगे मजबूर होना जाता है और इंसान बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है हालात से। इस तरह वो कह रहा है कि इंसान और जो हालात होते हैं वो एक दूसरे पर गालिब आते रहते हैं। नंबर ऑफ वेज़, बहुत से तरीकों से। कम्युनिटी एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी होते हैं बहुत से लोग जब इकट्ठे रहते हैं, एंड डिफरेंट और जो जो दूसरे लेवल होते हैं फॉर एग्जांपल, उसके कहने का मकसद है इन लोगों के दरमियान कम्युनिटी बेस पर या और कोई लेवल हो, जब लोग इकट्ठे रहते हैं तो जो इंसान का सोशल बिहेवियर होता है, जो इंसान का रहन सहन का तरीका होता है, लोगों के साथ जो ताल्लुकात होते हैं वो बहुत अफेक्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जो जो प्रिंसिपल ऑफ सोशल बिहेवियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीआईपी क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ, तकरीबन 8 स्टेजेस हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस, जो कि हमारे पैदा होने से लेकर हमारी डेथ तक, हमारी जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तब तक, ये 8 मरहले हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में गुजारते हैं। हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो इन 8 मरहलों में से गुजरता है, जो कि मेडिकल फील्ड हमें बताती है। पहला जो है इन्फेंट, बर्थ टू टिल 8 मंथ्स,
पैदा होने से लेकर जब हम 8 मंथ तक 8 महीनों की हमारी उम्र हो जाती है, पैदा होने से लेकर जब हम 8 माह तक हो जाते हैं, तो ये चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में होती हैं, वो सबसे पहले ये चेक थिंग्स बाय पुटिंग इन माउथ है। सबसे पहले हमारे मुँह में चीज़ें देकर चेक की जाती हैं कि हम टेस्ट को महसूस कर सकते हैं या हम चीज़ों की पहचान कर सकते हैं। दूसरा काम जो होता है मदर लव, माँ से मोहब्बत। ये इन्फैंट जो होता है, हमेशा बच्चे जो होते हैं अपनी वालदा से मोहब्बत करते हैं। माँ से लव होता है, माँ से प्यार बढ़ता है बच्चों का। तीसरा जो होता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट। तीसरा जो है डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट, बच्चे का एतमाद बढ़ता है। आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो हमेशा अपने घर वालों पर ही एतमाद करता है, भरोसा करता है, सिर्फ उनके पास जाता है। जो अजनबी शख्स होगा वो अगर उसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो वो उसके पास नहीं जाता। वो कह रहा है 8 माह तक बच्चा जो होता है वो मुँह में उसके माउथ में जो चीज़ें डालकर चेक की जाती हैं कि वो पहचान सकता है, जायके को पहचान सकता है। मदर लव, माँ के साथ उसकी मोहब्बत बढ़ती है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट, और अपने जो करीबी लोग होते हैं उन पर उसका एतमाद बढ़ता है। उसके बाद जो दूसरी स्टेजेस होती है डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, वो होती है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि बच्चे की 8 मंथ्स टू 3 इयर्स, 8 माह से लेकर 3 साल तक की उम्र में जो बच्चा काम करता है वो अर्ली चाइल्डहुड में आ जाते हैं। उसमें आता है मास्टर इन स्पेसिफिक स्किल्स, कुछ महारत हासिल कर लेना, हुनर हासिल कर लेना। यानी वो कुछ ऐसे काम करता है, कुछ सीखने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ वो सीखने की कोशिश करता है। वो उसकी वो ग्रोइंग एज होती है, उसमें जो वो सुनेगा वो कहने की कोशिश करता है, जो देखता है वो करने की कोशिश करता है। सेल्फ ऑटोनोमिक, खुद पर भरोसा बढ़ता है। सेल्फ ऑटोनोमिक, खुद पर भरोसा बढ़ता है, और जो उसके साथ रहने वाले हैं उन पर भरोसा करता है। शेम, जो 3 साल तक बच्चा शर्म महसूस करता है। जब छोटा बच्चा होता है तो वो उसको खुद पर एतमाद होने लग जाता है। वो शेम शेम उसे शर्म शर्म महसूस होने लगती है। यानी वो कपड़ों के बगैर रहना पसंद नहीं करता। इसके बाद तीसरा जो स्टेज आ जाती है डेवलपमेंट स्टेज में, वो प्ले आ जाता है, खेलने की उम्र वो आती है 3 टू 5, 3 साल से 5 साल की उम्र में। उसमें पहला पॉइंट है इनिशिएटिव टू वर्क और प्ले एक्स्ट्रा। उसमें बच्चा जो होता है वो काम करने की कोशिश करता है या कुछ खेलना शुरू करता है, कोई ना कोई काम। यानी उसमें हम 3 ईयर्स से बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाना शुरू करते हैं। स्कूल स्कूल वगैरह में हम उसको वर्किंग के लिए भेज देते हैं, या हम वो फिर घर में रहकर ही खेलने की कोशिश करता है। दूसरा पर्पस, उसे ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद दिया जाता है। इस एज में पर्पस, ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद दिया जाता है। स्कूल एज उसके बाद स्कूल एज आ जाती है। उसकी पढ़ने की लाइफ 6 ईयर्स टू 12 ईयर्स, 6 साल से लेकर 12 साल तक उसको उसकी एज जो होती है वो स्कूल एज में आती है, यानी उसकी पढ़ने की उम्र आ जाती है, कुछ सीखने की उम्र आ जाती है। सुपीरियर और इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, कमतर होना या बरतर होना, ये कॉम्प्लेक्सिटी उसकी लाइफ में आ जाती है। वो कभी खुद को कुछ काम करने के काबिल समझता है, कभी कुछ काम करने के नाकाबिल समझता है। कंपटीशन कॉम्पिटेंस, मुकाबला आ जाता है वो लोगों के साथ मुकाबला करता है। उसमें सीखने की एज होती है, तो वो जो काम देखता है कि वो कोई लड़का उसके साथ कर रहा है, तो वो उसके साथ मुकाबला करके उससे ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करता है। इंक्रीज लर्निंग एबिलिटी, वो उसके उसमें जो अपनी सीखने की सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है, उसको बढ़ाता है, जो कि स्कूल एज में आ जाता है। इसके बाद पांचवा जो स्टेज है डेवलपमेंट स्टेज में, वो अडोलिसेंस। अडोलिसेंस जो कहते हैं वो बालग होना, 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स, 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चे इस अडोलिसेंस में आ जाते हैं। डेवलपमेंटल स्टेज 5 में आ जाते हैं। उसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये थिंक करते हैं व्हाट वी डू, कि हमें क्या करना चाहिए। उनको पता नहीं होता है कि हमने अपनी स्टडी के लिए कौन सा फील्ड चूज़ करना है। वो इतने समझदार नहीं होते हैं। पहला जो होता है व्हाट वुड डू, उनको इतनी समझ नहीं होती कि उन्हें क्या करना चाहिए। फाइंडिंग ओन आइडेंटिटी, दूसरा वो अपनी शिनाख्त करते हैं, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी पहचान तलाश करते हैं। डिवोशन, खुलूस, उनमें इखलास पैदा होता है, प्यार पैदा होता है, मोहब्बत, डिवोशन होता है जो कि लोगों के साथ पैदा होता है। उसके बाद जो छठी स्टेज है डेवलपमेंट से में, यंग अडल्टहुड।
जो कि 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स, 18 साल से 35 साल उम्र की तक जो इंसान की एज होती है वो यंग अडल्टहुड होती है, वो के नौजवान नौजवान उम्र कहलाती है। उसमें सबसे पहले एफिलिएशन, किसी के साथ वाबस्तगी, ये जो आम जो हमारी डेवलपमेंट स्टेजेस में जो आम काम होते हैं उसमें एफिलिएशन, किसी न किसी के साथ वाबस्तगी हो जाती है, लव मोहब्बत हो जाती है, मैरिज, शादी, जॉब, कोई भी मुलाजमत करना, मैनेजमेंट स्किल, किसी भी चीज़ को मैनेज करना, एक्सपैंड रिलेशन, तलक तलक बनाना लोगों के साथ, आइसोलेशन तन्हाई में रहना, रेज गुस्सा करना, ग्रज गुस्सा करना, लेग पुलिंग, ये कुछ खसूसियात हैं जो कि इस एज में आकर इंसान के साथ होती हैं। ये छठी डेवलपमेंटल स्टेज में आपको तो 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स के लोग आ जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में ये कुछ वाक़यात या कुछ स्टेप होते हैं। इसके बाद 7वां डेवलपमेंटल स्टेज जो है मिडल अडल्टहुड, दरमियानी उम्र जो आ जाती है। जवानी के बाद जो वो ज़िंदगी गुजारी जाती है उसमें मिडल अडल्टहुड आ जाते हैं, जो कि 35 ईयर्स टू 55 और 65 ईयर्स में आ जाते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है स्टैग्नेशन ऑफ पर्सनालिटी, स्टेबिलिटी, इंसान जो होता है अपनी शख्सियत को एतमाद बढ़ाता है, अपनी शख्सियत में एतमाद बढ़ाता है, अपनी शख्सियत को पहचानता है, अपनी शख्सियत अपनी पहचान बनाता है लोगों के साथ, अपने आप को स्टेबल करता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कंट्रोल फैमिली, अपने घर पर अपने ख़ानदान पर अपना कंट्रोल रखता है, क्योंकि जो इस एज में जो बंदा होता है 55 65 राउंड अबाउट, वो अपने घर का सरबराह होता है, तो वो अपने ख़ानदान को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। क्रिएटिव एंड मीनिंगफुल वर्क, वो कहता है वो बहुत ही मानीदार, बहुत ही अच्छा काम करता है इस एज में आके, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से इस एज तक पहुँचते तक बहुत कुछ सीख चुका होता है। इसलिए इसके बाद जो वो काम करता है वो कोई ना कोई मीनिंगफुल काम होता है, मीनिंगफुल वर्क करता है। वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता बल्कि कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है। लेट अडल्टहुड, जो कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी की आखिरी स्टेज है। इसमें पहला पॉइंट है इंटेग्रिटी, फीलिंग दैट लाइफ हैज़ मीनिंग, वो ये सोचता है कि ज़िंदगी का कोई ना कोई मानी था या मानी है। डिस्पेयर, या तो वो मायूस हो जाता है, मायूसी, डिस्पेयर कहते हैं मायूसी को, वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाता है क्योंकि वो आखिरी स्टेज पे आ जाता है, वो थक हार कर सिर्फ घर बैठने के काबिल रह जाता है, वो कोई काम नहीं करता। इस एज के बाद इंसान काम करने के काबिल नहीं रहता है, इसलिए वो खाली पड़ा रहता है और डिस्पेयर मायूसी हो जाता है। विजडम, दनाई, इस एज तक पहुंचने में इंसान, क्योंकि 65 ईयर्स के बाद इंसान की जो लाइफ होती है वो इंसान गुजारने के बाद इंसान को बहुत ज़्यादा अकल आ जाती है, वो विजडम, अक्लमंदी होती है, दनाई होती है उसमें, वो जो भी फैसला करता है बहुत सोच समझ कर करता है, तो बुजुर्ग हमेशा समझदार होते हैं। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ, ये 8 स्टेजेस थी जो कि मैंने आपको बिल्कुल तफसील से बताई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकॉन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।